आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। परेड कमांडर एसीपी आदित्य कुमार माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया और अब निरीक्षण जीप पर सवार हुए। साथ में हैं दिल्ली पुलिस सशस्त्र बल के विशेष आयुक्त श्री रॉबिन हिप्पू और परेड कमांडर एसीपी आदित्य कुमार। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और सभी के द्वारा किए गए अभिनंदन को वो स्वीकार कर रहे हैं। इस समय हमारे सभी दर्शकों में विशेष उत्साह, तालियों के साथ सब आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का अभिनंदन कर रहे हैं। निरीक्षण जीप मंद मंद गति से आगे बढ़ रही है और जहां जहां निरीक्षण जीप पहुंच रही है वहीं दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर। निरीक्षण जीप अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी हाथ हिलाकर अभिनंदन और अभिवादन करते हुए निरीक्षण जीप अब परेड के सम्मुख पहुंच गई है। परेड के निरीक्षण के लिए पहला दल दिल्ली पुलिस, शांति सेवा न्याय जिनका आदर्श वाक्य है। दिल्ली पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा गठित की गई और देश की ही नहीं अपितु विश्व की सक्षम पुलिस।
अगला दल दिल्ली होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, आदर्श वाक्य निष्काम सेवा। सिविल डिफेंस के साथ आदर्श वाक्य सर्वभूत हिते रतय। उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस का दल, निरीक्षण जीप अब फायर सर्विस के सामने से गुजरती हुई। भविष्य के सिपाही अगला दल एनसीसी का दल, एकता और अनुशासन जिनका नारा। हमारे विभिन्न बैंड जिनकी सुरमई धुनों के साथ आज हम परेड का आगाज करेंगे। और अब दिल्ली के विभिन्न विभिन्न विद्यालयों से आए ये बच्चे, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के बच्चे, हमारे फ्री हैंड मार्चर्स बॉयज, फ्री हैंड मार्चर गर्ल्स, एनएसएस और इसी के साथ हमारे फ्लैग बियरर्स, ध्वज दल बालिका और ध्वज दल बाल। सलामी इस समय परेड निरीक्षण करती हुई सलामी मंच की ओर बढ़ रही हमारी जीप फ्लैग बियरर्स बॉयज एंड गर्ल्स के सामने से गुजरती हुई। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। निरीक्षण जीप में सवार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और सभी लोग अपने उत्साह से जोरदार तालियां बजाकर, हाथों को हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। उन्हें देती है कुदरत थपकियां, छाया करे अंबर। उन्हें देती है कुदरत थपकियां, छाया करे अंबर। उन्हें ना चाहिए दीवार, छत ना मखमली बिस्तर। मिला तो खाए सब छक्कर, मिला तो खाए सब छक्कर, नहीं तो पी लिए पानी। जहां माँ ने सुलाया सो गए बेटे वहीं थक कर, जहां माँ ने सुलाया सो गए बेटे वहीं थक कर। सभी अभिवादन करते हुए और अब सलामी मंच के समीप निरीक्षण जीप पहुंच चुकी है। वेट निरीक्षण करने के लिए परेड कमांडर एसीपी आदित्य कुमार ने आभार व्यक्त किया आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार एवं दिल्ली पुलिस के सशस्त्र बल विशेष आयुक्त श्री रॉबिन हिप्पू का। दाहिने से प्लाटूनों की कॉलों में बंद से गुजरेगा। नंबर 1 कंपनी आगे, तीनों तीन दाहिने चलेगा। दाहिने मार। परेड कमांडर एसीपी आदित्य कुमार ने अपनी परेड को निर्देश दिया और दोनों ही हमारे परेड कमांडर और सेकंड इन कमांड अपने अपने स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। और बस अब से कुछ ही क्षणों में आगाज होगा परेड 2023 का। और ये आगाज परेड 2023। परेड में शामिल दल अपने अनुशासित चाल से अब परेड के अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। नेतृत्व दे रहे हैं एसीपी आदित्य कुमार, परेड कमांडर
सबसे आगे अब बढ़ते हुए, चलते हुए, और कहीं ना कहीं भाव यही कि तन समर्पित, मन समर्पित और सब ये धन समर्पित, देश मेरे दूं तुझे क्या, और यह जीवन समर्पित। सधी हुई चाल से, अनुशासित चाल से दिल्ली पुलिस का पहला दल अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। ठीक आगे परेड कमांडर एसीपी आदित्य कुमार अब सलामी मंच के करीब पहुंचते हुए परेड कमांडर ने सैल्यूट दिया। पहले इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार दिल्ली पुलिस के कंपनी कमांडर, पहला दल एसआई मनमोहन के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। दूसरा दल सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ दिल्ली पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा स्थापित विश्व की समर्थ पुलिस के रूप में जाने जाने वाली दिल्ली पुलिस की तीसरी टुकड़ी को नेतृत्व दे रहे हैं एसआई दीपक शर्मा सलामी मंच के ठीक सामने से अब गुजरते हुए। दिल्ली पुलिस बहुत ही सक्षम पुलिस, विषम से विषम परिस्थिति में आपका कार्य आपको पहचान देता है। और इसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस पाइप बैंड एसआई रुयांगुनो केंसे के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दिल्ली पुलिस पाइप बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। ठीक इनके पीछे दिल्ली होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस, जिनका आदर्श वाक्य निष्काम सेवा। कंपनी कमांडर इरशाद मलिक के नेतृत्व में पहली टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर सुनील कुमार निर्वाल, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। अगला दल ठीक पीछे एसआई अनीता रानी, जिनका नेतृत्व कर रही हैं, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और सलामी देते हुए सधे कदमों से आगे चलता हमारा ये दल। ठीक इनके पीछे अगला दल एसआई सर्वेश कुमार जी के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए पूरे अनुशासन और सधे हुए कदमों के साथ ये दल आगे बढ़ता हुआ। अगला दल इनके एएसआई राखी उजनीवाल के नेतृत्व में ये दल आगे बढ़ता हुआ पूरे अनुशासन के साथ सलामी देता हुआ ये दल आगे बढ़ रहा है। निष्काम सेवा और सर्वभूत हिते रतः, आप दोनों का आदर्श वचन। और अब दिल्ली होमगार्ड ब्रास बैंड सब इंस्पेक्टर इंदर राज के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, और धुन है एस्ट्रोनॉट। जी हां, बहुत ही प्यारी धुन। सलामी देकर बढ़ता हुआ ये दल। इसके बाद अगला दल दिल्ली फायर सर्विस एसटीओ नवनीत कादियान के नेतृत्व में पहले दल को नेतृत्व दे रहे हैं फायर ऑफिसर नरेश कुमार। 1942 में 2 फायर स्टेशन के साथ अस्तित्व में आया दिल्ली फायर सर्विस। लगभग 30,000 मदद की कॉल प्रति वर्ष आती हैं। बहुत ही सक्षम दल। फायर ऑफिसर नीरज द्राल के नेतृत्व में दूसरा दल अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, और तीसरा दल फायर ऑफिसर मनीष शर्मा के नेतृत्व में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। राजधानी के लगभग 1484 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की अग्नि सुरक्षा देने का जिम्मा। और भविष्य के सिपाही हमारे एनसीसी कैडेट, जिनके कंपनी कमांडर हैं सीनियर अंडर ऑफिसर दीपांशु, और पहली टुकड़ी को नेतृत्व दे रही हैं जूनियर अंडर ऑफिसर कशिश। ठीक इनके पीछे दूसरी टुकड़ी को नेतृत्व दे रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर सचिन यादव, एकता और अनुशासन, जिनका आदर्श वाक्य है। इनके ठीक पीछे अगली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर अग्रसर है, पूरे सधे कदमों के साथ अपने अनुशासन को दिखाते हुए जूनियर अंडर ऑफिसर अनुभव सिंह के नेतृत्व में ये टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और अब दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बच्चे पिया तनेजा के नेतृत्व में फ्री हैंड मार्चर्स का दल अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है। पहला दल सर्वोदय कन्या विद्यालय प्रशांत विहार, नेतृत्व दिया
तनिषा शर्मा सलामी मंच के सामने से गुजर रही हैं। अपने गणवेश में तिरंगे को बहुत अच्छे से धारण करते हुए ये दल बच्चन प्रसाद सर्वोदय कन्या विद्यालय देवली का ये दल रिया माथुर के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए हमारे ये भविष्य के नागरिक सलामी देकर आगे बढ़ते हुए तीसरा दल सर्वोदय कन्या विद्यालय सी ब्लॉक सुल्तानपुरी लक्ष्मी के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ बहुत ही शानदार वेशभूषा, बहुत ही आकर्षित चाल और अब स्कूल बॉयज बैंड आदर्श के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। बैंड में हमारे अलग अलग विद्यालय जिनमें महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा, SC/SD सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 9 रोहिणी, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार और आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय छतरपुर। धुन है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। और अगला दल फ्री हैंड मार्चर बॉयज का दल सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ कंपनी कमांडर मोहित गोस्वामी के नेतृत्व में पहली टुकड़ी सर्वोदय बाल विद्यालय तुगलकाबाद एक्सटेंशन विपुल के नेतृत्व में सलामी मंच से आगे बढ़ता हुआ ये बहुत ही सुंदर गणवेश में और अपने सधे हुए कदमों से आगे बढ़ता दल। ठीक इनके पीछे दूसरा दल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराला बॉयज जिसको नेतृत्व दे रहे हैं विष्णु प्रताप। बहुत ही सुंदर गणवेश में ये बच्चे अपनी एकता का अनुशासन का परिचय देते हुए ठीक इनके पीछे तीसरा दल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 पंजाबी बाग जिसको नेतृत्व दे रहे हैं जतिन। बहुत ही सुंदर तरीके से सलामी देते हुए ये बच्चे आगे बढ़ते हुए और ठीक इनके पीछे NSS कंपनी कमांडर शाइना निगार के नेतृत्व में पहली टुकड़ी जिसको नेतृत्व दे रही है गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा तन्वी शर्मा। और ठीक इनके पीछे दूसरा दल जो सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहा है गवर्नमेंट कोएड सी ब्लॉक मंगोलपुरी जिसको नेतृत्व दे रही है रेखा। बहुत ही सधे कदमों के साथ ये बच्चे आगे बढ़ते हुए और ठीक इनके पीछे गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेज 2 अशोक विहार बॉयज जिसको नेतृत्व कर रहे हैं साहिल। सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए ये बच्चे सलामी देते हुए और सधे कदमों से आगे चलते हुए देश के ये नौनिहाल सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए और अब स्कूल गर्ल्स बैंड सामिया जफर के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजर रहा हमारा गर्ल्स बैंड। ट्यून है झेलम। क्वीन मैरीज स्कूल 30 हजारी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल A ब्लॉक सरस्वती विहार और SKV राजनगर पार्ट 2 पालम के बच्चे। और इनके ठीक पीछे फ्लैग बियरर ध्वज दल बालिका कंपनी कमांडर अनु सिंह के नेतृत्व में पहला दल SKV नेहरू विहार, दूसरा दल गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदरपुर गर्ल्स और तीसरा SKV नंबर 2 पंजाबी बाग। और इसके ठीक पीछे बढ़ा चला आ रहा है ध्वज दल बाल फ्लैग बियरर्स बॉयज गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल IARI पूसा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 रोहिणी अवंतिका और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल शालामार विलेज। विष्णु के नेतृत्व में ये दल अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। नीला रंग शांति, स्थिरता, वीर भाव और ज्ञान का प्रतीक है। बहुत ही सुंदरता के साथ आगे बढ़ता हमारा ये ध्वज दल बाल। और इस समय अब दिल्ली होमगार्ड पाइप बैंड इंस्पेक्टर राम नारायण के नेतृत्व में मिली जुली धुन बजाता हुआ और सलामी मंच के सामने से बजाता हुआ चल रहा है छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और अब सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर अशोक राठी सलामी मंच के सामने से सलामी देकर गुजरते हुए धीरे धीरे सभी दल अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। स्वच्छ भारत, विकसित भारत, स्वस्थ भारत, हरित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली, गतिशील भारत, सार्थक भारत, सभी के प्रति हमारे हृदय में मैत्री की भावना रहेगी। जियो और जीने दो के संदेश के साथ अहिंसा, सत्य, शांति का प्रचार करेंगे। हम जानते हैं
अनुशासन राष्ट्र का प्राण है। अनुशासन वह अग्नि है जिससे प्रतिभा योग्यता बन जाती है। अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, यही हम सबका आज का प्रण है। और किसी ने कहा है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। भारतीय होने पे करिए गर्व, मिलके आओ मनाएं स्वतंत्रता का पर्व। देश के दुश्मनों को मिलके हराएं, घर घर पे तिरंगा फहराएं, घर घर पे तिरंगा फहराएं, घर घर पे तिरंगा फहराएं। यही दुआ, यही दुआ, यही दुआ और वंदन हो, मेरे भारत का अभिनंदन हो, मेरे भारत का अभिनंदन हो, मेरे भारत का अभिनंदन हो। सदा ही लहराता रहे ये तिरंगा हमारा, सदा ही लहराता रहे ये तिरंगा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा प्रणाम, अपने खून से मातृभूमि को सींचा उन बहादुरों को प्रणाम, उन बहादुरों को प्रणाम, उन बहादुरों को प्रणाम। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा बनाए रखना, दिल में हमेशा बनाए रखना। समीक्षा क्रम को मध्य से तेज चल। समीक्षा क्रम का आदेश। जनरल सैल्यूट, सलाम शस्त्र। अलंकरण समारोह। स्वतंत्रता दिवस के पावन दिन अब योग्यता, कर्तव्यपरायणता का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के करकमलों से होगा। सम्मानित होंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रवीण राठी। श्री प्रवीण राठी ने दिल्ली कारागार विभाग को सन 1996 में ज्वाइन किया। कोरोना संक्रमण के दौरान जेल नंबर 5 के ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए आपके प्रयास प्रशंसनीय रहे। आपको समय समय पर प्रशंसा पत्र, नगद पुरस्कार, मुख्यमंत्री प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। आपके कार्य के प्रति समर्पण, लगन एवं निष्ठा के कारण आपको वर्ष 2015 में प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया। और आज आपकी धैर्यता, कार्यकुशलता को सम्मानित करने के लिए प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर करेक्शनल सर्विस फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज प्रदान किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रवीण राठी। जोरदार तालियों से आप सहभागी बने। सम्मान के क्रम में सम्मानित होंगे सहायक मंडल अधिकारी सोमवीर सिंह। श्री सोमवीर सिंह ने दिल्ली अग्निशमन सेवा में सन 2004 में
स्टेशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति ली। आपने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए प्रभावी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया और प्रशंसा पाई। दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 और रूल्स 2010 बनाने में आपकी विशेष भूमिका रही। आपके अदम्य साहस, लगन एवं समर्पण के कारण आपको फायर सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं सहायक मंडल अधिकारी सोमवीर सिंह। आप जोरदार तालियां बजाकर अपना सम्मान सम्मानित अधिकारी तक पहुंचाएं। सम्मान के अगले क्रम में सम्मानित होंगे लीडिंग फायरमैन निर्मल सिंह। श्री निर्मल सिंह ने दिल्ली फायर सर्विस को सन 1996 में ज्वाइन किया। आपने अपने सेवा काल में बहुत सारी अग्नि दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय सेवाएं दी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट फायर 1996, उपहार सिनेमा त्रासदी, नेताजी सुभाष पैलेस एवं मारुति शोरूम ओखला फेज 1 के अग्निकांड प्रमुख हैं। विष्णु गार्डन में लगी आग में 9 लोगों को और कोचर टावर में अग्नि दुर्घटना में 4 लोगों को बचाने के लिए क्लास 1 कॉमोडेशन सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया गया। आपकी वीरता, अदम्य साहस एवं समर्पण भाव के लिए आपको फायर सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं लीडिंग फायरमैन निर्मल सिंह। सम्मान की श्रृंखला में अब सम्मानित होंगी असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट कमलेश। कमलेश जी ने दिल्ली कारावास विभाग सन 1989 में मैट्रन के तौर पर ज्वाइन किया। आपने लाइन ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर, कंट्रोल रूम के सभी कार्यों में अच्छा प्रदर्शन किया। कोरोना काल के दौरान आपका सेवा भाव प्रशंसनीय रहा है। आपके प्रयासों, निष्ठापूर्ण सेवा, स्नेहमयी कार्य प्रणाली के लिए आपको प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित हो रही हैं असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट कमलेश। सम्मान की श्रृंखला में अब सम्मानित होंगे असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट प्रेमचंद मांझी। श्री प्रेमचंद मांझी सन 1989 में दिल्ली कारागार विभाग में नियुक्त हुए। आपने अपने कार्यकाल में विभिन्न दक्षताओं को दिखाते हुए कार्यकुशलता का परिचय दिया। कोरोना संक्रमण के समय बड़ी संख्या में कैदियों को जेल से मुक्त किए जाने के समय आपके द्वारा की गई सेवा अतुलनीय है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी कर्मठता, कर्तव्य परायणता के लिए आपको प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट प्रेमचंद मांझी। सभी से अनुरोध, जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें। सम्मान के क्रम में अब सम्मानित होंगे असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अरुण कुमार। श्री अरुण कुमार पिछले 25 वर्षों से कारागार विभाग में कार्यरत हैं। आपने श्री अन्ना हजारे जी के धरने के समय अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए असामाजिक गतिविधियों को पकड़ा और उन पर रोक लगाने में सफलता पाई। आपकी मदद से जेल संख्या 5 में TJFM रेडियो का प्रारंभ किया गया। आपके समर्पण, नवाचारों के प्रति लगाव,
धैर्य एवं साहस के लिए आपको प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अरुण कुमार। सम्मान के क्रम में अब सम्मानित होंगे हेड वार्डर संजीव कुमार कुंडू। श्री संजीव कुमार कुंडू सन 1996 में दिल्ली कारागार विभाग में वार्डर के पद पर नियुक्त हुए। आपने कैदियों के लिए शैक्षिक एवं खेलों के आयोजन में महती भूमिका निभाई। एनआईओएस और इग्नू के द्वारा कैदी अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सकें, इसके लिए आपने सभी संभव प्रयास किए। सफाई अभियान में आपने स्वयं भी और कैदियों को भी बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आपको वर्ष 2021 में डीजी प्रिजन्स कॉमोडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके नवाचारों के लिए किए गए प्रयासों, धैर्य, लगन, निष्ठापूर्वक सेवा के लिए आपको प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं हेड वार्डर संजीव कुमार कुंडू। अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं उनके संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली सरकार। हेलो, आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सबसे पहले एक जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पे सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, लाखों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने किस्म किस्म की कुर्बानियां देके हमारे देश को आजाद कराया, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने देश आजाद होने के बाद, उन सभी जवानों ने, जिन लोगों ने बॉर्डर के ऊपर पिछले 76 साल देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की और अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा की, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने पिछले 76 साल में किस्म किस्म के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, आज स्वाधीनता पर्व के अवसर पे मैं उन सब लोगों को नमन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी प्यारी दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया था जितना आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी उतना यमुना का स्तर नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्लीवासियों ने मिलके दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार की मदद से
इस आपदा का सामना किया और मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। कुछ लोगों के घरों में क्षति हुई, उन लोगों का सामान नष्ट हो गया था। सरकार की तरफ से हम लोगों ने उन्हें हर संभव सहायता देने की मदद की, कोशिश की। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक परिवार, एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनकी मौत हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे आतुर हैं। क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिताजी जो कमा के गए थे वो भी खत्म कर देगा परिवार, चारों बच्चे उसको भी उजाड़ देंगे। लेकिन एक परिवार जिसमें चारों भाई मिलके परिवार में एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो परिवार तरक्की करता है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम अगर हम आपस में लड़ते रहे तो? आज सुनने में आता है देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। कहीं 7 घंटे का पता चलता है, उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट, इस राज्य में 8-8 घंटे के पावर कट, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी? किसान कैसे बुआई करेगा अगर हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होगी? तो अगर हमें दुनिया में
विश्वगुरु बनना है तो अपने देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे देश में लंबे लंबे पावर कट क्यों लग रहे हैं? बिजली क्यों नहीं आती? क्या बिजली की कमी है? अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूं जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। कितनी क्षमता है? 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यानी कि हमारे देश में इतने पावर प्लांट हैं कि वो सारे अगर 100% क्षमता पे काम करें तो 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की बिजली की डिमांड कितनी है? पीक डिमांड, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड। जैसे दोपहर के टाइम में सारे लोग एसी चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली, उसको पीक डिमांड कहते हैं। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन केवल 2 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड है। फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचती। क्यों? क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां मेरे को आज तक याद है, जब रात को 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। दिल्ली में हमने ठीक कर दिया। यहां भी मैनेजमेंट खराब था, दिल्ली का मैनेजमेंट हमने ठीक किया। आज पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते, अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। लोगों ने जनरेटर खरीदने बंद कर दिए, इन्वर्टर खरीदने बंद कर दिए। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले यही हाल था, लंबे लंबे पावर कट लगते थे, बिजली आती नहीं थी, 6-6 घंटे के, 7-7 घंटे के। अभी 1 साल हुआ पंजाब में सरकार बने हुए, पंजाब में 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई है। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली आती है। देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। अगर हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है तो हमारे देश के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। मैनेजमेंट ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है, पावर कट खत्म हो सकते हैं। और जब देश में पावर कट खत्म होंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, तभी तो हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। लंबे लंबे पावर कट से विश्वगुरु कैसे बनेगा? एक और बात है, कोई पावर प्लांट अगर 50% कैपेसिटी पे चलता है तो वो जो बिजली पैदा करता है वो बहुत महंगी होती है। और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है तो वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता पे 4.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी चालू कर दें, देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे। हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा और अपने देश के अंदर 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी। तभी मेरा भारत विश्वगुरु बनेगा। मैंने दिल्ली में मुफ्त बिजली देनी चालू की। 200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिए। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंजाब में जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को बिजली मुफ्त देनी चालू कर दी कि अगर आपका 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा।
कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं तो केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। मैं आज देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए। देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए। एक और बात मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कोई अमीर देश उठा के देख लो, जापान, फ्रांस, टोक्यो, अमेरिका, कनाडा, इटली, कोई यूरोपियन कंट्री उठा के देख लो, डेनमार्क, स्वीडन, कोई अमीर देश उठा के देख लो, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। सरकारें शिक्षा देती हैं, गरीबों को सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने? 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अधिकतर सरकारी स्कूल खटारा बने हुए हैं। टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत चू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। अगर 17 करोड़ मेरे देश के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पे उनको 0, क्या मेरा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। केंद्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने का 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 14,500 सरकारी स्कूल केंद्र सरकार ठीक करेगी। पर पूरे देश में तो 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल। 5 साल में अगर हम 14,500 स्कूल ठीक करेंगे तो 10 लाख सरकारी स्कूल ठीक करने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक प्लान रख रहा हूं। 5 साल के अंदर देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाए जा सकते हैं। देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमें करना आता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए, अब पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं।
जो खर्च हम लोगों ने दिल्ली में किया सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, मैंने सारा हिसाब किताब करा, जमा जोड़ किया। अपने देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अगर 5 साल में ठीक करेंगे तो 6 लाख को 5 से भाग करके देख लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत जैसे देश के लिए, अपने लिए कोई ज्यादा नहीं है। अगर मेरे देश के 25-17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती हो, अगर मेरे देश के 17 करोड़ बच्चों को शानदार शिक्षा मिलती हो, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा मिलती हो, तो हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। भारत जैसे लोग देश के लिए तो चिल्लर है 1.25 लाख करोड़ रुपए। क्या हमें अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए? आप लोग मेरे से पूछोगे, अरविंद जी स्कूल तो अच्छे हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे, स्कूल चलाने का खर्चा कहां से आएगा? उसका भी मैं आज हिसाब किताब लेके आया हूं। देश के 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर देने के लिए, शानदार यूनिफॉर्म देने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए एक साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और अभी पूरे देश में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिला के शिक्षा के ऊपर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। जो खर्चा होता है उसमें भ्रष्टाचार खत्म कर दो, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है। ये वाले स्लोगन तो हम पता नहीं कब से दूर सुनते आ रहे हैं, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो। मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है। मेरा सपना हर गरीब को अमीर बनाना है। मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। और हर गरीब तब अमीर बनेगा जब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, जब उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, जब उसके बेटे को शानदार शिक्षा मिलेगी। एक मजदूर के बेटे को जानता हूं, उसके पिताजी दिहाड़ी करते हैं, मुश्किल से 4-5 हजार रुपए महीना कमाते हैं। दिल्ली के अंदर 4-5 हजार रुपए महीने में कुछ नहीं होता। उसके बेटे ने सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते इस बार वो इसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया। अब जब वो बच्चा पास करके निकलेगा, 2 लाख 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह, उसकी शुरुआत की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना होगी। अमीर हुआ कि नहीं हुआ उसका परिवार? उसके परिवार की गरीबी दूर नहीं हुई, उसका परिवार अमीर हो गया। जब हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, तब मेरा देश विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु केवल भाषण देने से नहीं बनेगा। हमारे देश के अंदर आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो जाए, सब कुछ लुट जाता है। सरकारी दिल्ली को छोड़ दें, देश के अन्य हिस्सों में सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। डॉक्टर आते नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट होते नहीं हैं, कोई इलाज नहीं होता। हर आदमी चाहता है मैं प्राइवेट में जाके इलाज कराऊं। जब तक इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छे से अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, तब तक मेरा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। आप कोई देश उठा के देख लो, हर देश के अंदर वहां की सरकारें अपने लोगों को पूरा मुफ्त और अच्छा इलाज देती हैं। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। अगर आपको छोटी सी बीमारी होती है,
आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपका इलाज हो जाता है, आपको दवाइयां मुफ्त मिलती है, आपको टेस्ट मुफ्त होते हैं, आपका इलाज हो जाता है। हमारे देश में कितने गांव ऐसे हैं दूर दूर तक, अगर छोटी सी बीमारी हो जाए, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा, 2 लोग चारपाई पे उठा के उसको इतनी दूर चलते जा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचने के लिए। मैंने हिसाब लगाया है, देश के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए पूरे देश में कोने कोने में 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर पूरे देश में कोने कोने के अंदर, देश के कोने कोने में, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले जा सकते हैं। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। और अगर आपको थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाए, हमारे देश के अंदर हर जिले में जिला अस्पताल है, लेकिन आज जिला अस्पताल की बहुत बुरी हालत है। जिला अस्पताल टूटे फूटे पड़े हैं, मशीनें काम नहीं कर रही। इसका मैंने पूरा प्लान बनाया। हर जिले के जिला अस्पताल को 500 बेड अस्पताल बनाने के लिए, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए, मैक्स फोर्टिस अपोलो जैसा शानदार अस्पताल बनाने के लिए, पूरे देश के हर जिले में एक एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूं ये 75 साल में अभी तक क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। इतने कम पैसे, 1.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश के हर जिले के अंदर 500 मल्टी बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल सकता है। और दिल्ली के अंदर हम हर व्यक्ति को फ्री इलाज देते हैं, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब। 140 करोड़ लोगों का फ्री इलाज करने के लिए, सबको फ्री इलाज की सुविधा देने के लिए केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 2.5 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज पूरे देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। ये जो पैसा चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, सारा पैसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने ठीक किया, जैसे पंजाब में हमने ठीक किया, अगर पूरे देश के अंदर मैनेजमेंट ठीक कर दिया जाए तो इस देश के हर आदमी को फ्री में शानदार इलाज मिल सकता है। और जब मेरे देश के हर व्यक्ति को फ्री में शानदार इलाज मिलेगा, तभी मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। और आप सोच के देखो, अगर हमारे सारे बिजली के प्लांट चलने लग गए, इतने सारे स्कूल खुल जाएंगे, इतने सारे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, 3 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। मेरे 3 करोड़ युवा साथियों को रोजगार मिलेंगे। पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे। लोगों को सुरक्षा चक्र मिलेगा। किसी के घर में बच्चा पैदा होगा, उसे यह चिंता नहीं है मैं इसकी पढ़ाई कैसे कराऊंगा। किसी के घर में कोई बीमार होगा, उसे यह चिंता नहीं है मैं इसका इलाज कैसे कराऊंगा। किसी को अपना बिजली का बिल देने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-3 सुरक्षा चक्र लोगों को मिलेंगे। आज इतनी महंगाई है, अभी अभी एक सर्वे आया थोड़े दिन पहले, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, 2%। बाकी राज्यों में 6% महंगाई है, दिल्ली में 2% महंगाई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, महिलाओं का सफर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। इसलिए दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। अगर हमने पूरे देश के अंदर लोगों को फ्री शिक्षा दे दी, शानदार शिक्षा दे दी, फ्री इलाज करा दिया, शानदार इलाज करा दिया, फ्री बिजली दे दी, पूरे देश में लोगों को महंगाई से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, पूरा देश तरक्की करेगा। तो संसाधन तो हैं हमारे पास,
केवल नीयत की कमी है, विजन की कमी है, ईमानदारी की कमी है। एक ही निर्णय लेना है हम लोगों को। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कुछ चंद लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। 12 लाख करोड़ रुपए के कुछ चंद अरबपति लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के। हमारे देश को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सरकारें कुछ चंद अरबपति लोगों के लिए चलनी चाहिए या 140 करोड़ लोगों के लिए चलनी चाहिए। अगर आज हम यह निर्णय लेते हैं कि 140 करोड़ लोगों के लिए चलनी चाहिए, तो देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, देश के हर नागरिक को अच्छा इलाज मिल सकता है और हर परिवार को फ्री बिजली मिल सकती है। आज देश के अंदर चारों तरफ नेगेटिविटी हो गई है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, नफरत। सोशल मीडिया उठा के देख लो, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमें अपने देश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, देश के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा लानी पड़ेगी, तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब मैं मणिपुर के बारे में हम लोग सोचते थे, सुनते थे, दिल बहुत तकलीफ होता था। हमें लगता था हम क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा काम किया। मणिपुर के कुछ लोग छोड़ छोड़ के वहां के हालात से तंग होकर दिल्ली आ गए। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके घर जल गए थे, उनके पास किसी तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं था। हमने बिना किसी सर्टिफिकेट के लगभग 150 मणिपुर से आए हुए बच्चों का हमने अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा दिया। उन बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है, उन लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसको सिखाया जा रहा है और अन्य बच्चों के साथ मिलकर उनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास कई व्यापारी आए। आज देश का व्यापारी बहुत दुखी है। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहते हैं जी धंधा करें कि जीएसटी करें। हम 24 घंटे जीएसटी करते रहते हैं, 24 घंटे टैक्सेशन करते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कोई गलती हो जाती है। हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, हमारे देश का उद्योगपति ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको जानबूझ के बेईमानी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जीएसटी के अंदर मूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। व्यापारी जीएसटी हैंडल नहीं कर पा रहा। चाणक्य ने एक बारी कहा था कि जब कोई राजा टैक्स लेता है तो उसे ऐसे टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी बड़े प्यार से फूल से शहद निकालती है और फूल को पता भी नहीं चलता कि शहद निकाल लिया गया। उसी तरह से सरकार को व्यापारियों से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि व्यापारियों को पता भी ना चले कि उससे टैक्स ले लिया गया। लेकिन अगर टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि व्यापारी दुखी है, तो फिर व्यापारी व्यापार कैसे करेगा, और व्यापार नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस आपको, आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं सारे काम चलते रहेंगे। आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री
सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे। लेकिन यह कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने नहीं दूंगा। दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे बिल्कुल। पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम ने पूरी दिल्ली के अंदर सफाई अभियान शुरू किया है। बहुत तेजी के साथ उन्होंने कई टीम बनाई है। पूरा दिल्ली नगर निगम, सभी सफाई कर्मचारी, सभी उनके अधिकारी, सब लोग लगे हुए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को आज अपील करना चाहता हूं, आप सब लोग इस सफाई अभियान में जुड़िए और आइए मिलके हम अपनी दिल्ली को साफ सुथरा बनाते हैं। आने वाले दिनों में मैंने अपने सामने 3-4 मेन काम रखे हैं। एक, पानी पे काम करना है और मैं कर रहा हूं। दिल्ली के हर घर 24 घंटे पानी पहुंचना चाहिए और टूटी से साफ पानी आना चाहिए। यमुना की सफाई करनी है, उस पे हम लोग लगे हुए हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं सारी सड़कों की रिपेयर करानी है और दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। इन सभी कामों पे हम लोग लगे हुए हैं। फिर से अंत में केवल एक ही चीज कहूंगा, हम सब लोग अपने भारत को बहुत प्यार करते हैं, हम सब लोग भारत माता को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो भारत कहीं आगे नहीं पहुंच पाएगा। हमें लड़ना नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करना है। और जिस दिन हमने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से नहीं रोक सकती। भारत माता की। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। परेड समाप्त हुई। श्रीमान सर हटो थोड़ा सा। द्वितीय कमांडर, परेड समाप्त। परेड बगाल स्टार्ट। दहरे मारे से तीनों तीन के काल में पीछे लौटेगा। धन्यवाद। मुड़ा धन्यवाद हो। चल। ये बैलून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में इस समय, और ये उड़ चले हैं आकाश की ओर। देश की ऊंचाई, देश के तिरंगे को एक नई पहचान देने। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिस तिरंगे की हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिलों में बसाए रखना। यहां सभी दल